अस्सलाम वालेकुम। आज हम मड टोन्स और कॉमिकॉन पीके की इंटरव्यूज़ की सीरीज़ के साथ हाजिर हुए हैं फिर से। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर शौकत महमूद साहब, एक्स कोऑर्डिनेटर रिसर्च सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मुझे अपना पूरा नाम बताएंगे? पूरा नाम तो मेरा शौकत महमूद ही है, सिंपल सा। और कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और वो किस शोबा से मुंसलिक हैं? बहनें तो सारी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। सब बच्चों में मैं सबसे छोटा था। भाई भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक भाई सोशल वर्कर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। दूसरे भाई केमिकल इंजीनियर थे, वो भी फौत हो चुके। बस अब मैं अकेला ही हूँ फैमिली में, पेरेंट्स भी चले गए। आप एक स्टूडियो स्टूडेंट थे या आपको शौक था इस फील्ड में आने का? इस फील्ड का किस तरह इंतखाब किया आपने? किस फील्ड की आप पूछ रहे हैं? मेरी तो कई फील्ड्स हैं ना। आप किसके, एक कार्टूनिंग की है, एक टीचिंग की है, एक कंजर्वेशन की है, एक हिस्टोरियन की है। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? अगर हम कार्टूनिंग की बात करें तो कार्टूनिंग में आप किस तरह है? कार्टूनिंग में इस तरह आया कि मेरे वालिद साहब इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वो जब रिटायर हुए तो वो क्या कहूँ, उस वक्त ये करप्शन नहीं थी पाकिस्तान में, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लें अब। तो जब रिटायर हुए तो हमारा ना कोई प्लॉट था, ना कोई घर था, ना कोई गाड़ी थी। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अब जिसने पढ़ना है खुद कमाओ और ख़ुद पढ़ो, क्योंकि पेंशन इनकम टैक्स ऑफिसर की 1958 में 150 रुपये थी। तो जाहिर है फिर कुछ करना ज़रूरी हो गया। तो मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में था उस वक्त, बीए का स्टूडेंट। तो मैंने अपने टीचर से बात की, खालिद इकबाल साहब से, जो बड़े फेमस पेंटर हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि कार्टून बना लोगे? मैंने कहा कि कोशिश करते हैं, कभी बनाए तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कोशिश करना, मैं तुम्हें एक रेफरेंस देता हूँ। उन्होंने मुझे अपने दोस्त के तरफ भेज दिया जो एक हफ्तावार रसाला निकालते थे। उस रसाले का नाम था नुसरत, और हनीफ रामे साहब उसके एडिटर थे, वही उसके पर छापते थे ये। और ये लाहौर होटल के पास एक बिल्डिंग में टॉप पे दफ्तर था छोटा सा। तो मैं वहाँ चला गया तो उन्होंने मुझे 50 रुपये महीने पे रख लिया। तो हफ्तावार रसाला था, तो उसके जो बीच का सेंटर स्प्रेड होता है उसमें उन्होंने मुझे कहा भाई ये तुम्हारा है, इस पे तुम 5 कार्टून बनाओ, 6 बनाओ, 10 बनाओ, तुम्हारे 2 सफ़े हैं। तो यूँ समझिए कि 2 सफ़े हर हफ्ता कम से कम 8 से 4 दूनी 8 तो बन ही जाते हैं। तो कोई तकरीबन 1 रुपये का एक कार्टून पड़ता था उस वक़्त। तो इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन फिर उसी वक्त लाहौर से एक अखबार निकलता था जो अंग्रेज़ों के वक्त से चल रहा था, दी सिविल एंड मिलिट्री गज़ट। इसका दफ्तर वहाँ था जहाँ आजकल पैनोरामा सेंटर है, माल रोड पे। और उससे मुझे कॉल आ गई कि आप हमारे कार्टून भी बनाएं। तो वहाँ मुझे कुछ 350 की नौकरी मिल गई। तो 350 वो और 50 रुपये वो, तो मेरी तो मतलब आप 60s में अंदाज़ा करें कि बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे। फिर इत्तेफाक से जिस हनीफ रामे साहब का जो मैगज़ीन था नुसरत, उसमें बहुत से मशहूर लोग उस वक्त के आते थे जो अपने नज़र कोई नज़में लिख रहा है, कोई कहानियाँ दे रहा है। मुनीर नियाज़ी साहब भी वहाँ आते थे। तो ये अदारा जो था हनीफ रामे साहब का, ये भाइयों का अदारा था। हनीफ रामे साहब थे, रशीद साहब थे, चौधरी रशीद, चौधरी नज़ीर। ये मकतबा जदीद के नाम से इनका किताब पब्लिशिंग हाउस था। तो मुनीर नियाज़ी साहब मुझे कहने लगे कि यार देखो ये हनीफ साहब ने एक किताब छापी है मैक्सिम गोरकी की, पता नहीं उसका नाम माँ था, तर्जुमे का नाम या डॉन बहता रहा, कोई ऐसा नाम था। तो कहते हैं तुम अपना नाम ना मैक्सिम शौकी रख लो। तो उन्होंने सजेस्ट किया उस वक्त कि मैक्सिम शौकी रख लो। तो उस वक्त जवानी में बड़ी अपील करती हैं ऐसी बातें। तो मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं। तो उस वक्त मैक्सिम शौकी रख लिया नाम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शौकी तो उतर गया, बस मैक्सिम रह गया। तो इस तरह उस मैक्सिम की इब्तिदा हुई। तो आप स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे? आपको बचपन से ही शौक था कार्टूनिंग की फील्ड में आने का या बाद में आपके इंटरेस्ट क्रिएट हुए? नहीं, स्कूल में मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। ड्राइंग अच्छी थी, ड्राइंग के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर लेता था क्लास में। बल्कि जब मैट्रिक का इम्तहान हुआ तब भी मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में थे, ड्राइंग में। लेकिन दूसरे शोबे में बहुत कमज़ोर था। जैसे मैथमेटिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आता था, ख़ास तौर पर अलजबरा, वो तो मुझे आज भी नहीं आता। लेकिन अरिथमेटिक्स या ज्योमेट्री उसमें मैं तेज़ था। तो उसके सहारे मैं मैट्रिक कर गया, वरना शायद मैट्रिक भी ना करता मैं।
स्कूलिंग आपकी कहाँ से? स्कूलिंग मेरी शुरू हुई गुजरात से। जब पार्टीशन हो रही थी तो हम लोग गुजरात में थे, वाले साहब दिल्ली में थे। पहली जमात मैंने वहाँ पढ़ी, फिर जब वाले साहब आ गए तो उनकी पोस्टिंग हो गई पिंडी में, तो दूसरी या तीसरी जमात मैंने वहाँ पढ़ी। चौथी जमात के लिए हम लाहौर आ गए, जब वाले साहब की ट्रांसफ़र लाहौर हो गई। और कृष्ण नगर में हमारी रिहाइश थी, और कृष्ण नगर में एक स्कूल था, चिश्तिया हाई स्कूल, वहाँ मैंने मैट्रिक तक पढ़ा। और फिर इत्तेफाक से मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आ गई। इत्तेफाक से ही कहूँगा क्योंकि इम्कान नहीं था, तो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया। फिर अगले 6 साल गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ से जब पास हुआ मैं एमए फाइन आर्ट्स करके, तो मैंने गोल्ड मेडल भी लिया और रोल ऑफ ऑनर भी मुझे मिला। तो कॉलेज का एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका कैसा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज का? गवर्नमेंट कॉलेज का एक्सपीरियंस तो मतलब एक्सेप्शनल था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब उस वक्त क्या, अब भी टॉप पे कॉलेज है और बड़ी उसकी रेपुटेशन है। और इवन प्री पार्टीशन अंग्रेज़ों के दौर से ऐसा दायरा चला आ रहा है जिस पे मेरे ख्याल स्टूडेंट भी फ़ख्र करते हैं और टीचर भी फ़ख्र करते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। दोस्ती के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो स्कूल कॉलेज में जो दोस्त बनते हैं, स्पेशली जो स्कूल में दोस्त बनते हैं, क्या आपके दोस्त वही कॉलेज में आके रहे या आपका सर्कल चेंज हो गया था? नहीं, स्कूल में बड़े कम दोस्त थे। मैं बैक बेंचर था, मैं लाइक भी नहीं था, बैक बेंचर था। और मेरे साथ एक और बैक बेंचर होता था, नजर अली दादा। लेकिन हम जब पास हो गए, वो कहीं चले गए, मैं कहीं चला गया, तो कोई हमारा राब्ता ना रहा। अब जब नजर अली दादा बहुत बड़े आर्किटेक्ट बन गए हैं, तो कभी कभी उनसे बात फ़ोन पे हो जाती है। कोई मेरे स्टूडेंट के पास चले जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट के रेफरेंस लेने, या कुछ सीखने, या कोई इन्फॉर्मेशन लेने। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं कोई याद कि स्कूल का कोई दोस्त मुझे याद हो, और ना ही कोई ऐसा दोस्त था। आपकी जो अगली नस्ल है, क्या उनमें से भी कोई कार्टूनिंग की फील्ड से वाबस्ता है या आर्ट की फील्ड से वाबस्ता है आपके बच्चों में, आपके बेटों में, बेटियों में? नहीं, कोई भी नहीं है, किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। लिटरेचर से है। मेरी बेटी जो न्यूज़पेपर है, उसका एक पेज होता है इंस्टेप, उसकी वो एडिटर है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी लिखती है, मुझसे बेहतर लिखती है। तो बेटा जो है वो ज़्यादातर दूसरी तरफ चला गया। उसने इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था ग्रेजुएशन अमेरिका से। फिर अमेरिका से उसने शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमबीए किया। तो वो बहुत अरसा बाहर ही रहा। चाइना में काफ़ी अरसा रहा वो वॉलमार्ट के साथ। लाहौर में जितने आप देख रहे हैं ये मैकडोनल्ड के आउटलेट्स, ये सारे उसने इस्टेब्लिश किए अपने वक़्त में। फिर मैकडोनल्ड वाले उससे फिर अमेरिका ले गए, तो अमेरिका में उससे मज़ीद पढ़ाई की। अब वो चाइना काफ़ी देर रहने के बाद अब वो पाकिस्तान वापस आ गया और अपना बिजनेस में है। किस चीज़ से आप कार्टून बनाने में कंफर्टेबल होते हैं? इंक से, पेन से, पेंसिल से? किस मीडियम में आप काम करने में कंफर्टेबल होते हैं? जी, मीडियम टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। मसलन शुरू में जब मैंने बनाने शुरू किए तो उस वक्त तो पेन एंड इंक ही थी। फिर मैंने देखा कि एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ आ गया ड्राइंग पढ़ाते पढ़ाते, जिसको हम रेपिडोग्राफ कहते थे। फिर रेपिडोग्राफ के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, उनसे कार्टून बनाने का बड़ा मज़ा आता था। फिर मार्कर्स आ गए, उनका इस्तेमाल शुरू हो गया। तो आजकल जो मोस्टली कार्टून मैं बनाता हूँ वो मार्कर्स की हेल्प से बनते हैं। जो आपका स्टाइल है जिसमें आप कार्टून्स बनाते हैं, इसको सीखने में या इसको फाइंड आउट करने में आपको कितना टाइम लगा? ये तो एक लंबा प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया ना, शुरू में जब मुझे मेरे टीचर ने कहा कि भाई कार्टून बना लोगे, और मैंने कहा मैंने बनाए कभी नहीं, कोशिश करते हैं। तो कोशिश शुरू की। अब इमेजिन करें कि 58 से कोशिश कर रहा हूँ और अब 2021 पे आ गया हूँ। तो इतने मतलब ड्यूरिंग द कोर्स, मतलब आप कोई भी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता मेरे ख्याल है। ये जो हम कहते हैं मैं पैदाइशी ये हूँ, वो पैदाइशी कोई चीज़ नहीं है, आपको लर्न नहीं करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे भी सीखने में काफ़ी देर लगी और शुरू की। अगर आप लाइनें देखें, मसलन हनीफ रामे साहब ने मेरे कार्टूनों का मजमूआ छापा था मेरे ख्याल 1960 के 61 में, डोल का पोल उसका नाम था। तो मैं जब देखता हूँ अपने कार्टून उस दौर के, तो मैं हैरान होता हूँ कि मेरी इतनी ड्राइंग ख़राब थी उस वक्त। तो ग्रेजुअली बंदा लर्न करता है जिस शोबे में भी हो। सर, अगर हम टाइम को कंपेयर करें, जिस टाइम में आपने कार्टूनिंग करना स्टार्ट की
उस दौर में और आज के दौर में जो आज के स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? आज के स्टूडेंट्स बेहतर हैं या उस टाइम में काम बेहतर तरीके से हो रहा था? कुछ लिहाज से उस वक़्त के स्टूडेंट बेहतर थे। मसलन उस वक़्त मैं महसूस करता हूँ कि टीचर की एक रिस्पेक्ट थी और टीचर बड़े काबिल होते थे, और टीचर जो था वो चाहता था कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो हर शोबे में तरक्की करें। मिसाल के तौर पर स्कूल का मैं आपको बताता हूँ कि जब कुछ लोग हम लोग मैथमेटिक्स में कमज़ोर थे तो हमारे टीचर हमें छुट्टी के बाद रोक लेते थे और हमें पढ़ाते थे ट्यूशन, लेकिन पैसों के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम उनके स्टूडेंट हैं और हमें पढ़ना चाहिए। अब वो उस टाइप के टीचर रहे नहीं हैं इस दौर में। अब तो ट्यूशन का दौर है। अब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कम हो रही है, ट्यूशन सेंटर्स में ज़्यादा हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है कि आज का टीचर टीचर नहीं रहा और आज का स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का हल किस तरह निकल सकता है कि उस्ताद फिर उसी तरह स्टूडेंट पे तवज्जो दे जिस तरह आज से पहले दौर में दिया करते थे टीचर्स स्टूडेंट पे तवज्जो? इस निज़ाम को बेहतर किस तरह किया जा सकता है ताकि हम मज़ीद बेहतर कार्टूनिस्ट पैदा कर सकें? कार्टूनिस्ट देखें, पहले बात तो ये है कि आपका जो बेसिक सवाल था ना वो टीचर और उस्ताद के रिश्ते का था। तो मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक ज़माना था कि टर्की में वही हाल हो गया जो आजकल हमारे पाकिस्तान में है, यानी करप्शन बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं, पढ़ाई कोई नहीं हो रही, हर तरफ मतलब जवाल पजीरी है हर तरफ। तो जब ऐसा हाल हो गया वहाँ, ये जो आप सुनते हैं ना जो हमारे हैं सिसिलियन माफिया वगैरह, ये इटली से आई है। सिसिली वहाँ का एक जजीरा है, और ये माफियाज वहाँ पैदा हुए, इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने गवर्नमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे अब हमारे यहाँ जो माफियाज हैं वो कंट्रोल करते हैं सारा कुछ। तो उस वक्त एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उन्होंने कहा कि कुछ करना चाहिए, तो बहुत ख़राब ही काम हो गया। तो तय ये पाया कि वो इकट्ठे होकर लड़के कुछ 5, 10, 15 एक फ़ंड जमा करेंगे और जो अच्छे टीचर बचे हुए हैं उनमें टीचर किसी को हायर करेंगे कि हमें पढ़ाओ। तो शर्त ये थी कि अगर तो हम मुतमईन हुए कि हमें ठीक पढ़ाया है तो हम शुक्रिया अदा करेंगे उस टीचर का, लेकिन अगर हमने महसूस किया कि वक्त ही ज़ाया किया है, जैसे आजकल टीचर मोस्टली वक्त ही ज़ाया करते हैं, तो फिर ये हमारा हक़ होगा कि हम टीचर से कहेंगे आपने कुछ नहीं सिखाया, पैसे हमें वापस कर दें, रिफ़ंड कर दें। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट था उस वक्त इटली में पैसे दे के पढ़ने का, और अगर आपको हासिल कुछ नहीं हुआ तो पैसे वापस, इसको इटालियन में कहते थे यूनिवर्सैलिस, यानी पैसे दे के पढ़ने और पैसे से उससे अपने इल्म सीखना है, और अगर नहीं सीखा तो पैसे वापस। तो जो यूनिवर्सिटी जिसे आज आप कहते हैं ना यूनिवर्सैलिस से निकली है। तो यूनिवर्सिटी अब आप देख लें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ क्या हैं, पैसे बनाने की मशीनें ही हैं, वो तो कुछ होता नहीं है। तो ये है बैकग्राउंड एजुकेशन की। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा एजुकेशन का लेवल ठीक नहीं होगा हमारा मुल्क नहीं सुधरेगा। अब आप देख लें असम्बलियों में कौन लोग बैठे हैं, अनपढ़ लोग बैठे हैं, गुंडे बदमाश बैठे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली बात करूं, मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा तो गुंडे बदमाश हैं। तो उसने हमें क्या, इस कौम को क्या देंगे? तो ये सिस्टम जो है ये चेंज होना चाहिए। सर, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कार्टूनिंग की जो फील्ड है उसको बहुत पीछे कर दिया गया हुआ। नए कार्टूनिस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अच्छे कार्टून्स नहीं बन रहे। तो इसमें क्या आपका ओपिनियन है कि ये गवर्नमेंट का कसूर है या एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कसूर है? देखिए, अव्वल तो एजुकेशन को अगर आप ले लें तो कार्टूनिंग तो कहीं भी नहीं सिखाई जाती। ये तो एक डिफरेंट फ़न है जिसको इंसान खुद इंटरेस्ट ले, खुद लर्न करे, फिर ही है, फिर ही डेवलप हो सकती है। चूँकि सिखाई नहीं जाती तो इसलिए इसका तो फ़रोग पाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम इसको रिलेट करें अपने अखबारों के साथ, तो अखबारें तो एक मेरा ख़्याल है कि वो भी एक सिसिलियन माफिया की एक छोटी सी ब्रांच है। अखबारें जो हमारी हैं वो कार्टूनिस्ट को रखती हैं, 1 महीना काम लिया, 2 महीने काम लिया, फिर तीसरे महीने तनख्वाह नहीं देती, फिर वो बेचारा कार्टूनिस्ट जब जितना जो भी मुलाजिम है 2-4 महीने और काम करता है बगैर तनख्वाह, फिर वो छोड़ के चला जाता है। तो जब इस तरह का सलूक होगा, मसलन मैं जिस अदारे में था, मैंने कोई 20-25 साल एक अदारे में काम किया, उन्होंने आखिरी 10 महीने मुझे तनख्वाह ही नहीं दी। अब जब इस तरह की करप्शन आ जाएगी कि आप तनख्वाह ही नहीं दे रहे अपने स्टाफ को, तो फिर आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मैंने फ्रस्ट्रेशन में मैंने कार्टून उस अखबार के लिए बनानी बंद कर दी। तो ये मतलब है कि अदारों को ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। अब अदारे तो अखबारें या रसाले तो एक एजुकेशन का एक सिस्टम है,
जैसे टेलीविज़न एक एजुकेशन का सिस्टम है, वो अलग बात है कि आज हमारे 100 से ज़्यादा चैनल हैं, किसी चैनल पे एजुकेशन नहीं हो रही, जुगतबाजी हो रही है, टीचिंग कोई नहीं हो रही, एजुकेशन ज़ीरो है। तो ये एक टर्न अराउंड हमें चाहिए कि चेंज ऐसी आए इनकलाबी किस्म की कि हम एजुकेशन की तरफ जाएं, नॉलेज की तरफ जाएं। इस वक्त हम नॉलेज की तरफ नहीं जा रहे। कोई अदारा हमारे, अखबारें हमें कुछ नहीं दे रही, टीवी चैनल्स हमें कुछ नहीं दे रहे, अदारे हमें कुछ नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं दे रही। सर इस पे गवर्नमेंट ने भी मुझे लगता है कि आज तक कुछ नहीं किया। जो आपके टाइम की गवर्नमेंट थी, जब आप इस फील्ड में आए और कार्टूनिंग स्टार्ट की, क्या उस टाइम की गवर्नमेंट बेहतर तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट कर रही थी या आज की गवर्नमेंट इन चीज़ों को बेहतर प्रमोट कर रही है? एजुकेशन के हवाले से पूछ रहे हैं या कैसे? कार्टूनिंग को लेके आपसे पूछ रहा हूँ कि कार्टूनिंग को फ़रोग दिया गया उस दौर में या आज के दौर में कार्टूनिंग को फ़रोग दिया जा रहा है? देखिए, मैंने कार्टून बनाने जब शुरू किए तो मोस्ट प्रॉब्ली अयूब खान की हुकूमत थी। फिर अयूब खान के बाद और आए भुट्टो साहब आ गए। भुट्टो साहब ने बिल्कुल कार्टून को प्रमोट नहीं किया, ना अयूब ने किया। फिर ज़िया साहब आ गए, उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया। ज़िया साहब के पास और आगे कई गए, फिर मुशर्रफ आ गए, लेकिन कार्टूनों को किसी ने प्रमोट नहीं किया, नोबडी। बल्कि सो मच सो के एक दफ़ा मैं से न्यूज़ दफ्तर में बैठा हुआ था, अपने अखबार के दफ्तर में, निज़ामी साहब के पास। तो वहाँ डॉन के एडिटर भी बैठे थे। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि अखबार में कार्टून की ज़रूरत क्या है, होनी नहीं चाहिए, इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन अब सुना है कि डॉन भी कार्टून छापता है। तो एक छोटा सा ट्रेंड डेवलप हुआ कि कार्टून होना चाहिए, लेकिन ना तो कार्टूनिस्ट कोई डेवलप हुए हमारे यहाँ, और ना ही ये फ़न डेवलप हुआ, और ना ही किसी ने इसको प्रमोट किया। तो गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी दूर की बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया हो। सर, आपके नज़रिए के मुताबिक कार्टूनिंग जो है वो कितना मुस्बत किरदार अदा करती है एक माशरे में? क्या ये एक अहम पैगाम देने के लिए काम आती है या इसके कुछ और पहलू हैं? ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो कार्टूनिस्ट है ना, एक तो ये है कि उसको अनबायस्ड होना चाहिए। वो ये नहीं कि वो कहे जी मैं पीपल पार्टी का हूँ, मैं या नवाज लीग का हूँ या पीटीआई का हूँ। कार्टूनिस्ट ऐसा नहीं होता। कार्टूनिस्ट होना चाहिए टोटली इंडिपेंडेंट। जो वो सही देखे उसकी बात करे, जो गलत देखे उस पर तंज करे। लेकिन अब मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कार्टूनिस्ट ऐसे हैं जो पार्टी एफिलिएटेड हैं। कुछ कार्टूनिस्ट ऐसे हैं जो कार्टूनिस्ट की बेसिस पे फ़ायदे उठाते हैं। तो इस तरह ये पेशा भी वो उसी करप्शन का बन गया एक पहलू। तो मैं नहीं समझता कि जब कार्टूनिस्ट ऐसा होगा या किसी अखबार का एडिटर ऐसा होगा या किसी अखबार का कॉलमनिस्ट ऐसा होगा तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कौम के डेवलपमेंट में, या कार्टूनिस्ट को ले लें। तो इस तरह चल रहा है काम। अगली जो नई जनरेशन है, जो हम लोग हैं, अगर हम लोग कार्टूनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं, तो हमें तो कोई ज़राए नज़र नहीं आते, ना फ्यूचर नज़र आता है। माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल भी बच्चे को सपोर्ट नहीं करते इस फील्ड में जाने के लिए। तो जो बच्चे कार्टूनिंग करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशंस देंगे? क्या आपकी राय है उनके बारे में? उनको करना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या इसके साथ उनका कोई अल्टरनेट होना चाहिए, कोई काम और होना चाहिए? कार्टूनिस्ट अगर आप इंडिपेंडेंटली सिर्फ की जाएँ कि कार्टूनिंग बनाने पे आपकी ज़िंदगी गुजर जाए तो वो तो मुमकिन नहीं। ये ऐसे शायर बहुत बड़ा हो, सिर्फ शायरी पे तो उसकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। आर्टिस्ट बहुत बड़ा हो तो सिर्फ आर्ट करने से तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। इसको ऐसे आप एक साइड बिजनेस के तौर पे रख लें और फिर चलता रहे काम, तो वो ठीक है, उसको सही है। लेकिन इंडिपेंडेंटली मेरा ख्याल है कि आप इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हम पाकिस्तान को बाकी ममालिक से कंपेयर करें जो कार्टूनिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम उनसे कितना पीछे हैं? 2-3 हज़ार साल। अगर वो 2021 में है तो हम क़ब्ल मसीह में हैं। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। तो इस पे हमारी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए क्या? कार्टूनिंग का इंस्टीट्यूट तो मेरे ख्याल में बहुत कम होगा कहीं, मेरा नहीं ख्याल। आर्ट का होता है, लेकिन आर्ट के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर आप कार्टूनिंग सीखते हैं, कैरिकेचरिंग सीखते हैं। इंडिपेंडेंटली कार्टूनिंग सीखना जो है वो तो मेरे ख्याल में मुश्किल है बहुत। और अगर आप में खुद अंदर से कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, देखिए ना, आपको ड्राइंग तो आनी चाहिए ना, फिर आपको साथ थोड़ा सा आपका नॉलेज भी हो,
आप हालात को देख सकें, आपकी ऑब्जर्वेशन हो, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। फिर आप पढ़ भी सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे अंग्रेज़ी में कार्टून बनाता था तो हमारे मिनिस्टरों को तो वो समझ ही नहीं आते थे कि कार्टून क्या है। और अक्सर मुझे, मैं आपको सही फैक्ट बता रहा हूँ, एक दो दफ़ा तो मुझे मिनिस्टरों ने कहा जी आप लिख दिया करेंगे, वो कार्टून के ऊपर लिख दिया करेंगे ये कार्टून है, ताकि हमें पता चले कि ये कार्टून है। तो जब ये हाल हो, एजुकेशन लेवल ये हो। अब एजुकेशन लेवल की बात सुन लें आप। पाकिस्तान जब बना तो ऑल इंडिया की जो एजुकेशन जो था, लेवल ऑफ एजुकेशन, वो था कोई 28%, यानी लिटरेसी लेवल। जब हम आज़ाद हो गए और हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया, अब उनके कुछ जो साउथ इंडिया 100%, श्रीलंका 100%, नेपाल 100%, कहाँ पहुँच गए। इवन बांग्लादेश हमसे बढ़ गया। हमारा जब 28 से नीचे आया तो हमने कहा अच्छा मैट्रिक अगर लेवल है पढ़े लिखे का तो हम इसको चौथी जमात कर लेते हैं, प्राइमरी लेवल। तब भी गिर गया। फिर और हमने काम किया, तब भी गिर गया। अब आपका वो लिटरेट है जो दस्तखत कर सकता है, मैट्रिक वाला नहीं है। अब उस लेवल पे हम आ गए हैं। यानी दुनिया का पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ लिटरेसी रेट गिर रही है और जहाँ एजुकेशन की तरफ ज़ीरो तरक्की है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि मैं मेरिट पे सिलेक्ट हुआ NCA का प्रिंसिपल, और गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरी जगह एक ऐसी खातून को लगाया जिसके पास रिक्वायर्ड एक भी डिग्री नहीं थी। सिफारिश से लगा ना एक बंदा। अब मैं पूछता हूँ कि ऐसा टीचर जो सिफारिश से इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठेगा, वो स्टूडेंट के सामने क्या रोल मॉडल बनेगा? करप्शन का ही बनेगा ना। तो ये है हमारा एजुकेशन लेवल। सर आपका क्या ख्याल है कि कहीं पे भी नहीं काम हो रहा कार्टूनिंग पे, या इस फील्ड में कोई भी काम नहीं कर रहा पाकिस्तान में? नहीं, आउटराइटली हम रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जहादी तौर पे, जो आप खुद अपने तौर पे नमूदार हो जाते हैं। अब मैं अपने दोस्त से एक जानता हूँ, भट्ट साहब हैं, वो अपने तौर पर इस फन को प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि एक दो प्रोग्राम में उनके TV पे भी किया, और उनका एक मिशन है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। सर कार्टूनिंग के अलावा और किस किस शोबा से मुंसलिक हैं आप? देखिए मैंने तो जब MA फाइन आर्ट्स किया तो मैं, अब बात ये थी कि MA फाइन आर्ट्स करें, उस वक्त तो सिर्फ पेंटिंग ही होती थी फाइन आर्ट्स में, तो जॉब वाब तो मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि UET में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में शोबा आर्किटेक्चर की इब्तिदा हो रही थी। तो उन्हें ड्राइंग के लिए टीचर चाहिए था, या पर्सपेक्टिव के लिए। पर्सपेक्टिव एक हिस्सा है ड्राइंग का। तो मुझे वहाँ जॉब मिल गया पर्सपेक्टिव पढ़ाने के लिए और हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाने के लिए। तो फिर मेरा इंटरेस्ट ग्रेजुअली आर्किटेक्चर की तरफ से हो गया। और चूँकि मेरे पास गोल्ड मेडल था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी मेरी MA में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया पढ़ने के लिए। तो मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए। कंजर्वेशन में मैंने एडिनबरा से MSc की, और फिर वहाँ से इस्लामिक आर्किटेक्चर में PhD की। तो मेरी ज़िंदगी में फिर एक चेंज आ गई। यानी लेक्चरशिप से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है प्रोफेसर भी बन गया, फिर डीन भी बन गया। फिर वहीं से मैं रिटायर हुआ। फिर मुझे मलेशिया से ऑफ़र आ गई, मैं वहाँ चला गया पढ़ाने के लिए। वहाँ था तो HEC ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाए, हमें आपकी ज़रूरत है। फिर HEC वाले मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में ले आए। तो ये इस दौर में ये जो मैंने लर्न किया, कंजर्वेशन की तरफ भी चला गया, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ चला गया। तो मेरा एक टीचर जो था PhD के लिए, उसका नाम है रॉबर्ट हिलेनब्रैंड। वो दुनिया में अथॉरिटी है इस्लामिक आर्किटेक्चर पे, उससे बड़ी अथॉरिटी इस वक्त कोई नहीं है। अब वो देखें कि जब मैं PhD कर रहा था, वो शख्स 2 दफ़ा मेरे साथ पाकिस्तान आया, क्योंकि मेरा थीसिस पाकिस्तान आर्किटेक्चर पे था। आजकल का तो टीचर साथ ही नहीं जाता कहीं। यानी मैंने देखा है कि हमारे स्टूडेंट जो लाहौर की किसी बिल्डिंग पे कर रहे हैं रिसर्च, टीचर वहाँ तक भी नहीं जाते। और एक बंदा इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से उठ के मेरे साथ 2 दफ़ा यहाँ आ रहा। तो ये फ़र्क है एक टीचर में और एक ऐसे टीचर में जो सिर्फ तनख्वाह ले रहा है। सर आपकी जो है स्टडीज़, जो आप बड़ा ग्रेजुअली चेंज होते गए। फाइन आर्ट से स्टार्ट किया, उसके बाद आप आगे इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में, इस्लामिक आर्किटेक्चर के बाद आप विद रिसर्च सेंटर में पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो ये ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा ख्याल है मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट बड़ा अच्छा रहा। UET में मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, बड़ा नाम पैदा किया। बल्कि इमेजिन करें कि जब मैं बाहर पढ़ा रहा था मलेशिया में, उस वक्त मुझे इन्होंने मुशर्रफ साहब ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। हालांकि मैं पाकिस्तान से बाहर था,
सुनते तो यही है कि सिफारिश से मिलते हैं ये अवार्ड। तो मैं तो बाहर था उस वक्त जब मुझे ये अवार्ड मिला। फिर पाकिस्तान आया तो फिर मुझे यही इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो मैं कर रहा था कंट्रीब्यूशन, उसकी बेसिस पे फिर मुझे ये दूसरा 17 इम्तियाज़ मिला। तो ऑनेस्टली कहता हूँ कि मेरी कोई इसमें कोई सिफारिश नहीं थी दोनों अवार्ड में। तो मतलब आप मेहनत करें तो सिला मिलता है, बाज़ को ना मेहनत करने से भी सिला मिल जाता है। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें कुछ नहीं करना होता और हम हमसे करोड़पति हैं। तो ये एक डायलेमा है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो अल्लाह करे हम इसको ओवरकम आ जाएं, थोड़ी सी होप है। एक लीडर आपको मिला है जो ऑनेस्ट है, लेकिन वो किसी ने अगले दिन एक छोटा सा लतीफ़ा लगाया हुआ था व्हाट्सएप पे कि अली बाबा तो वही है, 40 चोर जो हैं वो अली बाबा बदलता रहता है, 40 चोर वही हैं। यानी ऊपर कोई आ जाता है, नीचे तो वही हैं। अब इमरान खान तो है, लेकिन नीचे तो वही चोर हैं जो हर एक के साथ होते हैं। तो इस तरह तो तब्दीली नहीं आने वाली। लेकिन जो टीचर है ना, वो हर लेवल पे टीचर ही रहता है, या रिटायर हो जाए तब भी टीचर है, ना हो तब भी टीचर है। और आपसे बात करने का मकसद ये था कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जाता है तो शायद कुछ लोग इससे कोई सबक सीख लें, कुछ स्टूडेंट सबक सीख लें, कुछ टीचर सबक सीख लें। तो एज ए रिसर्चर मैं जब इसमें था, रिसर्च सेंटर में बैठा हुआ था, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं सुबह आता था और शाम तक बैठा रहता था, क्योंकि हर शोबे के स्टूडेंट मेरे पास आते थे। आर्किटेक्चर वाले भी, कंजर्वेशन वाले भी, ग्राफिक आर्ट्स वाले भी, फ़ोटोग्राफी वाले भी। तो मतलब आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, और अगर डेडिकेशन नहीं है फिर आप सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, फिर आप सिसिलियन माफिया का एक हिस्सा हैं, टीचर नहीं हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हम बड़े मशकूर हैं आपके। आपने बड़ा इन्फॉर्मेटिव एक इंटरव्यू दिया, सीखने को बहुत कुछ मिला। थैंक यू सो मच।